Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So continuing with our GS3 economy series, the next important topic is debentures and bonds. तो हम जो broader topic cover कर रहे हैं वो capital markets in India. So these are important subheadings. So previous video में we covered all important things about insider trading. तो in short I would just say कि insider trading India में legal है. बट अगर आप डिस्क्लोजर नहीं कर रहे हो, अगेन जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स, सो देन इट बिकम्स इलीगल एंड जो मटीरियल इंफॉर्मेशन, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अगर वो स्टिल इट रिमेन्स नॉन पब्लिक, तो देन ऑल्सो इट बिकम्स एन इलीगल एक्टिविटी. नाउ कमिंग टू दिस न्यूअर टॉपिक, डिबेंचर्स वर्सेस बॉन्ड्स. तो जितने भी डिबेंचर्स हैं वो सबको हम बॉन्ड्स बोल सकते हैं, बट ऑल बॉन्ड्स आर बट नॉट ऑल बॉन्ड्स आर डिबेंचर्स. सो ये स्टेटमेंट प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है. ऑल डिबेंचर्स आर बॉन्ड्स बट नॉट ऑल बॉन्ड्स आर डिबेंचर्स. So whenever a bond is unsecured, unsecured मतलब is non-collateralized, it can be referred to a debenture. तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि तभी एक बॉन्ड को हम डिबेंचर बोल सकते हैं. तो इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि सारी बॉन्ड्स इसलिए डिबेंचर्स नहीं कैटेगराइज कर सकते हैं. तो ओनली सिर्फ अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स आर कॉल्ड डिबेंचर्स. सो अ डिबेंचर इज अ फॉर्म ऑफ अनसिक्योर्ड डेट. मतलब कि आपको कोई कोलेटरल नहीं रखना पड़ता है इन केस ऑफ डिबेंचर्स. एंड इफ यू आर इवन बाइंग द डिबेंचर्स, डिबेंचर्स और इक्विटीज की भी हम बात करते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की भी बात करते हैं. कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर द वंस जिनको आप इक्विटीज में भी कन्वर्ट कर सकते हो. तो डिबेंचर इज द मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय कॉर्पोरेशंस एंड दी गवर्नमेंट एंटिटीज. सो यहाँ पे भी ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें माइंड में ये रखना पड़ेगा, डिबेंचर्स आर अनसिक्योर्ड इन नेचर. सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यूएस ट्रेजरी बॉन्ड जो है, यूएस ट्रेजरी बिल है, दोनों डिबेंचर्स हैं. एंड डिबेंचर्स और डिटेल में देखें तो जनरली दे हैव मोर स्पेसिफिक पर्पस देन अदर बॉन्ड्स. तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए उनको इशू किया जाता है एंड दे आर यूज टू रेज द कैपिटल. एज वी टॉक अबाउट डिफरेंट मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स है मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू, बॉन्ड्स के थ्रू, डिबेंचर्स, इक्विटीज के थ्रू पैसा रेज किया जा सकता है. सो दीज आर इशूड एज to raise the capital to meet expenses of an upcoming project. So the debt securities, they are a common form of long-term financing taken out by the corporation. So एक benefit corporations के लिए ये कि long term in nature होता है. तो डिबेंचर्स दे कैरी ईदर अ फ्लोटिंग या एक फिक्स्ड इंटरेस्ट कूपन रेट होता है जिसको रिटर्न रेट बोलते हैं टू द इन्वेस्टर्स, एंड इट विल लिस्ट अ रीपेबल डेट. तो प्री डिटर्मिन डेट भी होती है उस पर मैंशनड. एंड व्हेन द इंटरेस्ट पेमेंट इज ड्यू, द कंपनी विल मोस्ट ऑफन पे द इंटरेस्ट बिफोर दे पे शेयर होल्डर डिविडेंड्स. तो यहाँ पे एक क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है. पहले जो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है या जो रिटर्न्स है ऑन द बेसिस ऑफ द कूपन रेट ऑफ द डिबेंचर, वो पहले रीपे किया जाएगा. आफ्टर दैट वी विल बी सीइंग के जो शेयर होल्डर के जो डिविडेंड्स है, जो शेयर होल्डर्स मतलब इक्विटी होल्डर्स हैं, दे कम नेक्स्ट इन द क्रोनोलॉजी. तो इसलिए भी ज्यादा लोग प्रेफर कर सकते हैं कि वो डिबेंचर्स में ज्यादा इन्वेस्ट करें. सो जो इंस्टॉलमेंट प्लान है दैट इज नोन एज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. रिडेम्पशन आप रिडीम कर रहे हो उनको. एंड कंपनी विल पे अ सेट अमाउंट ईच ईयर टू द इन्वेस्टर अंटिल मेच्योरिटी. तो हर साल आपको रिटर्न्स मिलते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द कूपन रेट. डिबेंचर्स आर समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू बॉन्ड्स ऑल्सो, बिकॉज द इशूअर है दे एक्सपेक्ट टू रीपे द लोन्स फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ द बिजनेस प्रोजेक्ट दे हेल्प्ड फाइनेंस. तो इसलिए रेवेन्यू बॉन्ड्स भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो डिबेंचर्स हैं, कॉर्पोरेट्स जो इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स को, वो जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं जो उन्होंने रेज किया थ्रू द डिबेंचर्स, वो उनको और एडिशनल रेवेन्यू अर्न और जनरेट करने में हेल्प करता है. तो इसलिए हम कॉर्पोरेट्स के पर्सपेक्टिव से उनको रेवेन्यू बॉन्ड्स भी बोलते हैं. और वहीं से जो वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो एज अ फॉर्म ऑफ कूपन रेट डिबेंचर्स को रीपे करते हैं. So physical assets, yeah, collateral do not back the debentures. This we saw on the first slide also. They are backed solely by the full faith and credit of the issuer only. So it functions only on the basis of trust. So some debentures like other bonds, they are convertible also. जैसे कि मैंने mention किया था, they can be converted to equities also. लिखा है converted into company stocks. Stock मतलब equity shares. While others कुछ ऐसी non convertible भी हैं. तो जनरली इन्वेस्टर्स वो प्रेफर करते हैं कन्वर्टेबल्स में, एंड दिस विल एक्सेप्ट अ स्लाइटली लोअर रिटर्न टू गेट देम. अगर आप कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे इंटरेस्ट आपको कम मिलता है क्योंकि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी में. इक्विटी में ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप वो जो
हम बोलेंगे जो इंटरेस्ट डिफरेंस होगा बिटवीन कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो आप कवर कर सकते हो इफ यू आर कन्वर्टिंग योर डिबेंचर्स इनटू द इक्विटीज. So convertible debentures can be converted into stocks. This feature will serve to dilute the per share metrics of the stock and reduce any earnings per share. So ये इस पे ऑलरेडी इस स्टेटमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में. सो हम क्यों बोल रहे हैं डिबेंचर्स बेटर है दैन द शेयर्स. अगर शेयर्स पे हम ज्यादा अर्न कर सकते हैं तो क्यों लोग डिबेंचर्स में पैसा लगाएंगे. तो शेयर्स दे हैव बेटर लिक्विडिटी एंड द पोटेंशियल टू अर्न अ हायर रिटर्न. So on the other hand, debentures, they are considered a safer investment avenue offering an income in the form of interest also. So वहाँ पे आपको periodic income मिलेगी debentures के केस में. Equities या share में ये certain नहीं होता है, तो वहाँ पे आपका risk of लॉस भी ज्यादा है इन केस ऑफ शेयर एंड इक्विटी. तो इसलिए आप प्रेफर करते हो कि डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर दो. तो नोटेबली कंपनी हैज टू पे द इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर बिफोर इट कैन पे द डिविडेंड्स टू इट्स शेयर होल्डर्स. तो कंपनीज के लिए वी क्रोनोलॉजी द सीक्वेंस and hence debenture holders they hold an advantage in this one scenario. अगर सपोज वो कंपनी डिफॉल्ट कर रही है या ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं तो पहले जो शेयर होल्डर्स हैं उनके डिविडेंड्स बाद में पे किए जाएंगे जब हम लिक्विडेशन की बात करते हैं आईबीसी के थ्रू. तो पहले जो डिबेंचर्स का शेयर बनता है शेयर ऑफ रिटर्न्स या जो उनका कूपन रेट के हिसाब से रिटर्न्स बनते हैं पहले कंपनी उसको सेटल करेगी उसके बाद शेयर होल्डर्स के पास आएगी. सो इस केस में भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ही फेवर किया जाता है. तो ये दो मेजर फैक्टर है विच गोज इन फेवर ऑफ द इन्वेस्टर्स इफ यू आर गोइंग अहेड विद द इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स. सो इफ अ कंपनी goes bankrupt, it will surely pay the debenture holders first and then the shareholders. So while they vary significantly in nature from each other, there are some similarities also. So companies दोनों को use करती है to raise the funds, debentures और equities को. दोनों share और debenture holders कंपनी इन्वेस्टर्स बोथ ऑप्शंस आर ट्रेडेबल ऑन एक्सचेंजेस. तो डिबेंचर्स को भी आप ट्रेड कर सकते हो जैसे इक्विटी शेयर्स को कर सकते हो. तो तीन एरियाज हो गए शेयर्स डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स. तो शेयर्स दे आर फ्रैक्शंस ऑफ द कंपनीज कैपिटल. मतलब आप बोलते हो ना शेयर होल्डर हो आप कंपनी में काम कंपनी में आपकी हिस्सेदारी है. तो एक शेयर एक पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कितनी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आपने खरीदे हुए हैं. Debentures, they are medium or long-term debt instruments that a company issues to borrow the capital. Bonds are debt instruments that the private public companies issue to borrow the capital. So these are basically backed by the particular corporate or even the government. Debentures are not backed. जैसे हमने देखा कि they function only on the basis of faith and trust. Or shareholders are the company owners who own an equal proportion of the company of the shares जितना वो hold करते हैं. And debentures, those who lend the money to the company, they are debenture holders. And bonds में those lending money are the creditors and therefore bond owners हम उनको बोल देते हैं. So company शेयर के केस में डिविडेंड पे करती है टू द शेयर होल्डर्स व्हेन इट मेक्स प्रॉफिट्स. जब प्रॉफिट बनाते हैं तभी पॉसिबल है. डिबेंचर्स में होल्डर्स दे रिसीव द इंटरेस्ट पेमेंट्स पीरियोडिकली. इट डिपेंड्स ऑन द इशूइंग कंपनीज परफॉर्मेंस. तो यहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि अगर प्रॉफिट होगा तो ही आपको जो रिटर्न है वो मिलेगा. यहाँ पे इट इज लाइक पीरियोडिकली आपको चीज मिलती रहेगी अंटिल कोई ऐसी बहुत बड़ी बैंकरप्सी वाली सिचुएशन आ जाए. बॉन्ड ओनर्स दे रिसीव द इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन एन accrual basis वही periodically. It does not depend on the company's performance. So यहाँ पे भी ये ज्यादा certain है when we compare bonds and debentures. तो bonds में जो return है वो ज्यादा certain होता है. But debentures में ये फायदा ये है कि आपको कोई collateral नहीं रखना पड़ता. बॉन्ड के केस में आपको कुछ रखना पड़ेगा ऐसा. शेयर्स में जो परफॉर्मेंस है शेयर की हाईली डिपेंडेंट द मार्केट फ्लक्चुएशन. तो रिस्क ज्यादा है लॉस ज्यादा हो सकता है. दे आर मोर वॉलेटाइल दे आर रिस्की. डिबेंचर्स रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं एजुअली बिकॉज वहाँ पे कोलेटरल नहीं रखते टू बैक देम अप. तो कंपनी के लिए कॉर्पोरेट्स के लिए रिस्की हो जाते हैं. एंड यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग्स और रेपुटेशन के बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेते हैं. जब डिबेंचर्स की बात आती है bonds are considerably safer investment option as it is backed by a collateral. तो सिर्फ bonds are backed by a collateral. Shares they have high liquidity. तो एक ही इसका benefit भी है and आप like within seconds you can trade also in shares. You can execute your trade. Debentures में they do not have much liquidity when we compare it with the shares or the stocks.
एंड बॉन्ड्स दे हैव द लोवेस्ट लिक्विडिटी एज दीज आर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करना है तो द बेस्ट ऑप्शन इज बॉन्ड्स, क्योंकि अश्योर्ड भी है और जो रिटर्न्स हैं इट डज नॉट डिपेंड, वो किसी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे आपके रिटर्न्स डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंस जो आपका इंटरेस्ट बनता है वो आपको पीरियोडिकली मिलेगा इन केस ऑफ बॉन्ड्स। सो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से दिस बिकम्स the most safest option, and these are backed also by the corporates and the government. So shares they do not have any credit rating, कोई credit rating हमने आज तक सुनी ही नहीं है कि shares को मिलती है। Debentures they receive the credit ratings from the credit rating agencies after the review, and bonds they are also reviewed periodically and उनको भी credit ratings दी जाती हैं। तो ये एक important point हो जाता है कि shares को आप credit ratings नहीं देते हो। तो bonds usually investor receives periodic interest over a duration. Investing world में bonds are generally considered to be relatively safe investment, ये हम देख चुके हैं। Each bond including those issued by the government agencies also municipalities भी rate करती है, मतलब municipal bonds are the name and they will also carry an individual credit rating। तो बॉन्ड और डिबेंचर्स, और एक और अगर हम देखें यहाँ पे ओनर का हम कर लिया टेन्योर, बॉन्ड्स में लॉन्गर होता है, डिबेंचर्स में इट इज कंपेरेटिवली शॉर्टर। रिस्क बॉन्ड्स में कम है, डिबेंचर्स में थोड़ा ज़्यादा है। हम कंपैरिजन बेसिस पे यहाँ बात करें, कोलेटरल बॉन्ड में जनरली सिक्योर्ड है, कोलेटरल होता है, फिजिकल एसेट्स भी बैक कर सकते हैं। डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड हैं एंड दे आर नॉट बैक बाय एनी कोलेटरल। क्रेडिट वर्दिनेस और रेपुटेशन पे डिपेंड करते हैं। सो एग्जैक्टली मसाला बॉन्ड्स होती क्या है, ये टर्म भी हमने न्यूज़पेपर में काफ़ी सुना है। सो मसाला बॉन्ड रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं, बट उनको रीपे हम डॉलर टर्म्स में करते हैं। एंड इंटरनेशनल मार्केट से अगर सपोज हमें पैसा रेज करना है तो मसाला बॉन्ड्स हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये इस पे क्वेश्चन आ चुका है। इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये कि रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं। सो रेप्यूटेड इंडियन कंपनीज जिनको आरबीआई परमिट करता है टू रेज द मनी फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट, वो इशू कर सकते हैं मसाला बॉन्ड्स फॉर अ मिनिमम टेन्योर ऑफ 5 years इज द टेन्योर। एंड बॉन्ड्स आर इशूड इन रुपी टर्म्स, इंटरेस्ट प्रिंसिपल रीपेमेंट इट हैपेंस इन डॉलर टर्म्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। की डिफरेंस यहाँ पे है कि इशूअर डज नॉट बेयर द करेंसी रिस्क इन दिस केस, बट द रिस्क इज बॉन्ड बाय द इन्वेस्टर। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर भी है विच गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। एंड this used to be a major problem for the Indian companies issuing dollar denominated bonds in the past. So ये एक उनके लिए एक हम बोल सकते हैं कि एक easier option आ गया to raise the bond, क्योंकि अगर करेंसी रिस्क भी है तो जो कंपनी इशू कर रही है मसाला बॉन्ड को उनको करेंसी रिस्क बेयर भी नहीं करना पड़ेगा एंड उनको रुपी में भी पैसा मिल रहा है, तो उनको पैसा कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल 2008 में या लेटर इन 2013 ऑल्सो इंडियन रुपी क्रैश शार्पली वर्सेज द यूएस डॉलर। तो ये करेंसी रिस्क वाली बात यहाँ कर रहे हैं हम। एंड ऐसे टाइम्स में जो डेप्रिसिएशन है इंडियन रुपी का वर्सेस द डॉलर एक्चुअली पुश्ड मेनी कंपनीज क्लोजर टू बैंकरप्सी एज वेल। सो डेट इतनी लेते हो और फिर करेंसी रिस्क भी आपके फेवर में नहीं होता है तो इट लीड्स टू सिचुएशन ऑफ बैंकरप्सी। सो 2014 में हमने मसाला बॉन्ड इंट्रोड्यूस किए बाय द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC। they for the first time issued the masala bonds in India to fund their infrastructure projects, and both the government और private entities issue कर सकती है मसाला bonds। जो इंडिया के बाहर इन्वेस्टर्स हैं वो मसाला बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हैं अगर उनको इंडियन मार्केट में पैसा लगाना है और वो चाहते हैं कि इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं करना है उनको, तो मसाला बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड एनी रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री कैन सब्सक्राइब टू दीज बॉन्ड्स विच आर मेंबर्स ऑफ FATF। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्री कंडीशन, एक प्री रेक्विजिट है। सो इन्वेस्टर्स हु सब्सक्राइब शुड बी whose securities market regulator is a member of even International Organization of Securities Commission। So ये भी important precondition है। Multilateral regional financial institutions which India is a member country can also subscribe to these bonds। So according to RBI maturity period 3 years भी हो सकता है मसाला bonds का, equivalent to $50 million in a financial year, this is the limit। Maturity period 5 years भी हो सकता है, raised above the rupee equivalent $50 million in a financial year। So conversion of these bonds happen at the market rate on the date of settlement of the transactions undertaken for the issue and servicing। So proceeds जो हम raise करते हैं through these bonds उनको हम कहाँ कहाँ use कर सकते हैं? In refinancing of the rupee loans, मतलब ये एक तरीके से revenue expenditure हो गया, and non-convertible debentures for the development of integrated townships, infrastructure projects में पैसा लगा सकते हैं, working capital की तरह भी use कर सकते हैं for the corporates। So RBI का जो mandate है
दी प्रोसीड्स विच आर रेज थ्रू दीज बॉन्ड्स उनको हम कहाँ नहीं यूज कर सकते हैं, तो ये और इम्पॉर्टेंट एरिया है। रियल एस्टेट एक्टिविटीज नॉट इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स एंड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। सो यहाँ पे बस इन दो एरियाज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड अकॉर्डिंग टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस, इन्वेस्टिंग इन कैपिटल मार्केट्स एंड यूसेज ऑफ द प्रोसीड्स फॉर इक्विटी। तो जो मसाला बॉन्ड्स के थ्रू पैसा रेज किया जाता है, कंपनीज और कॉर्पोरेट्स उनको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। परचेज ऑफ लैंड के लिए भी नहीं यूज कर सकते उस पैसे को, एंड लेंडिंग पर्पस के लिए किसी और एंटिटी को लेंड करना है अगर पैसा, तो उसके लिए भी आप द मनी दैट यू हैव रेज उसको नहीं यूज किया जा सकता है। तो बेनिफिट्स क्या मसाला बॉन्ड्स के? इन्वेस्टर्स के अलग बेनिफिट्स है, बोरोवर्स के अलग हैं। तो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हायर इंटरेस्ट रेट उनको मिल सकता है, एंड इट हेल्प्स इन बिल्डिंग अ फॉरेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ऑल्सो इन द इंडियन इकोनॉमी, एंड कैपिटल गेन्स अगर अराइज हो रहे हैं फ्रॉम द रुपी डिनोमिनेशन, सो दे आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो आपको टैक्स भी नहीं पे करना पड़ेगा, जो हम बोलते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। एंड अगर रुपी अप्रिशिएट कर जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, तो वो इन्वेस्टर को और ज्यादा फेवर करता है। तो बेनिफिट्स फॉर द बोरोवर्स क्या होंगे? बोरोवर्स मतलब कि जिन्होंने उन मसाला बॉन्ड्स को इशू किया है। तो बेनिफिट्स फॉर द बोरोवर इज कि उनको कोई करेंसी रिस्क अगर होता है तो उनको वो बेयर नहीं करना पड़ेगा। तो सेफ बोरोइंग बोल सकते हैं, या फिर जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है उनकी वो कम हो गई। तो इट हेल्प द इंडियन एंटिटीज इशूइंग दीज बॉन्ड्स टू डाइवर्सिफाई, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। इट द बोरो टू कट डाउन देयर कॉस्ट, एंड दीज bonds issuing are in the offshore market, so help the borrowers to tap a larger number of investors. So it widens their base. So in which year it was first issued? 2014. Raised rupees 1,000 crores bonds to fund the infrastructure by IFC. सो ग्रीन मसाला बॉन्ड्स भी इशू की जाती है, मसाला से रुपी डिनोमिनेटेड, और ग्रीन इज द ग्रीन एनर्जी सेक्टर। सो इस पर्पस के लिए भी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा बाय द प्राइवेट सेक्टर जो भी इशू कर रही है इन बॉन्ड्स को, एंड इट हैज बीन इशूड वर्थ रुपीज 3.15 बिलियन। एंड 2016 में बैंक्स भी इनको इशू कर रहे हैं, thereby they became the first Indian company to issue the masala bonds, and the month of August 2016 we saw NTPC also going for the issuance of green masala bonds. So masala to evoke the cuisine and culture of India, इसलिए हम इनको term मसाला यूज करते हैं, क्योंकि we say कि India is the spices capital of the world also, तो Indian cuisine और जो culture है उससे ज़्यादा associate के लिए we use this term. And objective of masala bonds, primary objective is to fund infrastructure projects, internationalize the Indian rupee, and ignite internal growth through the borrowings. Three major objectives. Limitations kya? RBI has been making periodical rate cuts in the masala bonds, making it a bit less appealing to the investors. Rate cut हो रहे हैं तो मतलब उनको कम return मिलेगा, तो इसलिए investors के लिए it might become less appealing. Money which can be raised through these bonds cannot be used in every field. तो एक ये थोड़ा चैलेंज भी बोल सकते हैं। एंड कुछ फिक्स्ड एरियाज हैं जहाँ पे सिर्फ इस पैसे को हम यूज कर सकते हैं, एंड एज पर द मूडीज जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। फाइनेंसिंग सस्टेनेबिलिटी, वाई द मसाला बॉन्ड एक चैलेंज है, क्योंकि इन्वेस्टर्स दे आर एक्सपेक्टेड टू बी कॉशियस इन टेकिंग ऑन द करेंसी रिस्क। तो क्योंकि करेंसी रिस्क सब बॉन्ड बाय द इन्वेस्टर्स, सो एक ये चैलेंज भी हो सकता है अगर आप सोचते हो कि मसाला बॉन्ड के थ्रू पैसा रेज करना ईजी है। Okay, so that's all in this particular part. You can raise your questions and doubts. No, 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 so Mansi. Okay, so that's all in this session. Thank you so much for joining us, and do subscribe to our channel in Sarkari.